नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BCTQ प्रोग्राम में, जहां पर आप अपने कंसेप्ट्स को क्वेश्चन के थ्रू बिल्ड करते हो। देखिए, आज के प्रैक्टिस सेट में हम सॉइल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जो आज का प्रैक्टिस सेट है उसमें हमने एसएससी के एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए, जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है, जो होगा अभी कुछ दिन बाद, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्वेश्चंस को अरेंज किया है। क्वेश्चंस आपको यहाँ पर इस तरह से हेल्प करेंगे कि आपको पहली बात तो ये पता लगेगा कि सॉइल के किस चैप्टर से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में। और जितना मैंने एनालाइज किया है यहाँ पर, जो प्रॉपर्टी वाला जो टॉपिक है वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो छोटे छोटे फार्मूले हैं उन फार्मूले से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कभी कभार कुछ थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जो आपकी जैसे रैनकाइन थ्योरी है या मोर सर्कल थ्योरी है, इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो है, मोर कुलाम थ्योरी है, इस तरह से जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं उनके कुछ स्टेटमेंट्स, उनके कुछ अजम्पशंस पूछ लिए जा सकते हैं। तो आपको आज यहाँ पर ये एनालाइज करना है कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, उसका आंसर कैसे करना है और किस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। द यूनिट वेट ऑफ ए कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल इज गिवन बाय। पूर्णतः संतृप्त मृदा का एकक भार दिया जाता है। देखिए, यूनिट वेट के लिए आपसे फॉर्मूला पूछा है, डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर्मूला पूछा है, एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। इस फॉर्मूले का आंसर करने से पहले हमको इस यूनिट वेट के कंसेप्ट को समझना होगा कि यूनिट वेट क्या होता है। यूनिट वेट क्या होता है, तो पहले इसको समझना जरूरी है। इससे कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो देखिए, आपको जैसा पता है कि सॉइल एक 3 फेज सिस्टम है, जिसमें कितने फेज होते हैं? 3 फेज होते हैं। सॉइल इज ए 3 फेज सिस्टम। यहाँ पर एक सॉइल मास आपको नजर आ रहा है, दिस इज द सॉइल मास। ये आपको सॉइल मास नजर आ रहा है। इस सॉइल मास में सॉलिड्स हैं और एयर वॉइड्स भी हैं और वाटर भी इसमें प्रेजेंट है। तो इसमें कितनी फेज हैं? यहाँ सॉलिड प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है एंड एयर प्रेजेंट है। तो एक ऑर्डिनरी कंडीशन में हमने कह दिया कि सॉइल इज ए 3 फेज सिस्टम। सॉइल एक 3 फेज वाला सिस्टम है। अब क्वेश्चन अगर हम ढंग से पढ़ें तो कई बार क्वेश्चन को ढंग से ना पढ़ने पे भी हम क्या कर देते हैं, आंसर गलत कर देते हैं। पहली बात तो बात की इसने यूनिट वेट की, और दूसरी बात की कंप्लीटली सैचुरेटेड। कंप्लीटली सैचुरेटेड क्या होता है, कौन सी कंडीशन है, और यूनिट वेट उस केस में कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए, यहां पर 3 फेज सिस्टम है। इस 3 फेज सिस्टम में जो वॉइड्स हैं, वॉइड्स क्या बोलेंगे? वॉइड्स को मतलब यहां पर कैसे रिप्रेजेंट किया गया है कि सॉलिड्स के अरेंजमेंट के बाद में जो खाली जगह रह गई है सॉइल स्केलेटन में, स्ट्रक्चर में, उस खाली जगह को हम कह रहे हैं वॉइड्स। अब उस खाली जगह में हम वाटर भी भर सकते हैं और एयर भी भर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, एक सिंपल कंडीशन अगर देखी जाए तो उस वॉइड्स में हम वाटर भी भर सकते हैं और एयर भी हो सकती है। क्लियर? अब अगर उन वॉइड्स में, उस वॉइड्स में केवल और केवल वाटर है, सॉलिड तो प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। जो सॉलिड का अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट आप कैसे भी करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ खाली जगह रह ही जाएगी। अब जब खाली जगह रह गई है, उसमें कंप्लीटली वाटर है, एयर यहां पर नहीं है, इसलिए कंप्लीटली जो वाटर है, इस कंडीशन को कहा जाता है फुली सैचुरेटेड कंडीशन या फुली सैचुरेटेड सॉइल, जिसके लिए आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। ये कौन सी कंडीशन थी? ना तो यहां पर वाटर कंप्लीट फुल कर रहा है, ना वाटर यहां पर है ही नहीं, इस तरह से। तो ये पार्शियली सैचुरेटेड कंडीशन है। कैसी कंडीशन है ये? पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल कंडीशन है। अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई जो वॉइड्स है, उस वॉइड्स में वाटर नहीं है, केवल और केवल एयर है, तो इसका मतलब यहां पर सॉलिड और एयर, वाटर का कोई कंटेंट नहीं है, इसीलिए इस सिस्टम को हम कहेंगे ड्राई सॉइल सिस्टम। इस केस को हम कहेंगे ड्राई सॉइल। तो हमारे पास में 3 अलग अलग कैटेगरी आई हैं सॉइल सिस्टम की। एक है पार्शियली सैचुरेटेड, एक है फुली सैचुरेटेड और एक है ड्राई सॉइल। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है इस केस में पूछा गया है यूनिट वेट के लिए। तो अब हम बात करेंगे कि यूनिट वेट क्या होता है। सो व्हाट इज द यूनिट वेट? यूनिट वेट का मतलब होता है, देखिए यूनिट वेट की अगर हम बात करें, सो यूनिट वेट अभी तक हम जितना पढ़ते हुए आए हैं, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। यही पढ़ते आए हैं, वेट अपॉन वॉल्यूम। यूनिट वेट का मतलब ये होता है। अब कई सारी कंडीशन है, तो अलग अलग कंडीशन में जो यूनिट वेट कैलकुलेट होके आएगा उसको हमने अलग अलग नाम दे दिया है। कैसे? देखिए, सबसे पहला जो हम यहां डिस्कस कर रहे हैं,
ये है बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट का मतलब क्या होता है कि किसी साइट कंडीशन से, किसी साइट से आपने सॉइल को उठाया और उसका यूनिट वेट कैलकुलेट कर दिया, यूनिट वेट आपने डिटरमाइन कर लिया, ज्ञात कर लिया, उसको हम कह रहे हैं बल्क यूनिट वेट। आपको उसकी कंडीशन का कुछ भी पता नहीं है कि ये ड्राई है या वेट है या पार्शियली सैचुरेटेड है या फुली सैचुरेटेड है। आपने उस साइट से क्या किया है, उस साइट से सॉइल सैंपल को कलेक्ट किया, सॉइल सैंपल को कलेक्ट करने के बाद में उसका यूनिट वेट कैलकुलेट कर लिया। यूनिट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेट ऑफ सॉइल मास अंडर द एग्जिस्टिंग कंडीशन। वेट ऑफ सॉइल मास, ये जो यहां पर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है वेट ऑफ सॉइल मास, वेट ऑफ सॉइल मास अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन, जो कंडीशन उसकी है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन। तो बल्क यूनिट वेट को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सो गामा बल्क इज इक्वल टू W अपॉन V। W क्या है यहां पर? टोटल वेट ऑफ द सॉइल मास अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन। जो कंडीशन में आपने सॉइल सैंपल को कलेक्ट किया है उस केस में उसका टोटल वेट कितना आ रहा है, और उसी केस में इसका टोटल वॉल्यूम कैसा है, इसका जो रेशियो आएगा उस रेशियो को हम कहेंगे बल्क यूनिट वेट। यदि किसी कंडीशन के अंदर यूनिट वेट ऑफ सॉइल मास तथा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास का अनुपात होता है, उसको हम क्या कहेंगे? बल्क यूनिट वेट। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको बहुत तरीके से यूज करना होगा। अगर हम यहां लिखें गामा बल्क इज इक्वल टू G प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, तो पहला आपने डिस्कस किया है बल्क यूनिट वेट, ठीक है ना। तो मैं हर फॉर्मूले को आपको डिराइव करके यहां नहीं बता सकता, थोड़ा सा टाइम कंसर्न है, बट आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं जरूर यहां पर डिस्कस करूंगा। तो बल्क यूनिट वेट का मतलब हो गया है कि एग्जिस्टिंग कंडीशन में टोटल वेट और उसके वॉल्यूम का जो रेशियो होगा उसको हम कहेंगे बल्क यूनिट वेट। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू G प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, जहां पर G का मतलब है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल मास, S का मतलब है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, E का मतलब है यहां पर वॉइड रेशियो, एंड गामा W का मतलब है वाटर का यूनिट वेट। क्लियर? अब टोटल वेट क्या होगा? टोटल वेट की अगर हम बात करें तो टोटल वेट में कौन कौन से पैरामीटर आ जाएंगे कि वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर, और एयर के वेट को हम क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। सिमिलरली वॉल्यूम की बात करें तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। एयर के वॉल्यूम को यहां पर कंसीडर किया जाएगा। वॉल्यूम तो है पर वेट यहां पर नहीं है, वेट को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। इसी तरीके से इसके बाद में बल्क यूनिट वेट के बाद में अगर यहां पर कहा जाए कि ड्राई यूनिट वेट कैलकुलेट कीजिए, तो यहां पर क्या होगा? यदि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 हो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को अगर 0 कर दिया जाएगा मतलब उसमें वाटर के कंटेंट को कंप्लीटली खत्म कर दिया जाएगा, उसमें कोई सैचुरेशन डिग्री नहीं है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इसका मतलब S इज इक्वल टू यहां पर 0 कर दिया जाए तो जो आपको मिलेगा उसको बोलेंगे हम ड्राई यूनिट वेट। यदि डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 0 होता है तो उस केस में बल्क यूनिट वेट ड्राई यूनिट वेट कहलाता है, एक सिंपल टर्म में। तो ये जो फॉर्मूला है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसमें S की वैल्यू 0 कर देते हो, S की वैल्यू 0 कर देते हो तो जो फॉर्मूला आएगा गामा D, जिसको हम ड्राई कह रहे हैं, गामा D इज इक्वल टू, इसमें S को 0 कर दीजिए तो ये हो जाएगा G अपॉन 1 प्लस E इंटू गामा W, क्लियर? बहुत आसान सा कैलकुलेशन हो जाएगा आपका। इसी तरीके से यहां कैलकुलेशन तो वही रहेगी, ड्राई वेट ऑफ सॉइल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। ड्राई वेट का मतलब क्या हो जाएगा? इसमें वाटर का कंटेंट भी चला गया कि यहां से वाटर को भी एलिमिनेट कर दिया, तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। इसी तरीके से अगर हम बात करें थर्ड कंडीशन, सैचुरेटेड यूनिट वेट। सैचुरेटेड यूनिट वेट के केस में क्या होगा? वही होगा गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू सैचुरेटेड वेट। ये जो यूनिट वेट है हमेशा वेट अपॉन वॉल्यूम होगा। अब कंडीशन किस कंडीशन की बात कर रहे हैं? सैचुरेटेड कंडीशन की बात करें तो सैचुरेटेड वेट अपॉन टोटल वॉल्यूम। सैचुरेटेड वेट में अब क्या हो जाएगा?
W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। वाटर के वेट को भी यहाँ पर कंसीडर करना है, बट वॉल्यूम की अगर बात करें, यहाँ पर वॉल्यूम की अगर बात करें तो जो वाटर है उसने कंप्लीटली यहाँ क्या कर रखा है, सॉइल के वॉइड को कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर रखा है, कंप्लीटली वाटर से भर दिया गया है। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ एयर को अब यहाँ क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए, क्योंकि वॉइड में केवल और केवल वाटर है, सैचुरेशन कंडीशन है, सैचुरेटेड है। तो इसका मतलब यहां अगर हम बात करें तो S की वैल्यू हम यहां 1 पुट कर सकते हैं, S की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन इस केस में कितना है, 1, 100% सैचुरेटेड है। उस केस में अगर हम चलें तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, एक बार देखिए, S की वैल्यू पुट कर दीजिए 1, तो यहां से गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू G प्लस E अपॉन 1 प्लस E इंटू गामा W, इंटू गामा W। क्लियर? ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हम बात करेंगे जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है, इसके अलावा एक और है जिसको हम बोलते हैं सबमर्ज यूनिट वेट। सबमर्ज कंडीशन का मतलब है कि सॉइल मास जो है किसी लिक्विड में अंडर सबमर्ज कंडीशन है, लिक्विड में है, वाटर की बात कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये कंटेनर है जिसमें वाटर है एंड यहाँ पर कोई सॉइल मास है, ये टुकड़ा हमने यहाँ पर इस लिक्विड में डाल दिया है, वाटर में डाल दिया है। तो देखिए यहाँ पर कंसर्न क्या होगा कि जो ये सॉइल मास है इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा, लेकिन लिक्विड इसके ऊपर एक बॉयंट फोर्स F लगाएगा। तो इसका जो नेट वेट है वो क्या हो जाएगा फिर, WN, नेट वेट इज इक्वल टू W माइनस F, जिसको हम अपैरेंट वेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, अपैरेंट वेट भी बोलते हैं। सो सबमर्ज यूनिट वेट गामा सबमर्ज इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W। इस तरह से भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। जब कोई सॉइल मास ग्राउंड वाटर टेबल में सबमर्ज हो जाता है, ये कंडीशन कब हो सकती है, जब वाटर टेबल सॉइल मतलब ऊपर चली जाए, बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाए, तो उसके नीचे जितनी भी सॉइल है वो किस कंडीशन में होगी, सबमर्ज कंडीशन में होगी। तो उस पर बॉयंट फोर्स लगने लगता है जिससे कि उसका यूनिट वेट कम हो जाता है। क्योंकि यूनिट वेट कम क्यों होगा, यूनिट वेट का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम, और बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है जिससे ये जो है वेट कंपोनेंट जो है वो कम होने लग जाएगा। क्योंकि यहां पर W माइनस F कर रहे हैं तो F की वजह से W की वैल्यू कम होगी, तो यूनिट वेट क्या हो जाएगा, यूनिट वेट यहां पर कम होने लग जाएगा। तो इसीलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं गामा सबमर्ज इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W। नाउ यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, सो गामा सॉलिड इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, बट एक और इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन आता है। देखिए गामा सबमर्ज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जो कि सेटिस्फैक्टरी होता है। गामा सबमर्ज इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 1/2 ऑफ गामा सैचुरेटेड। ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, स्टार करके लिखना है इसको, ये भी इस तरह का कंसर्न आपसे पूछा जा सकता है। नाउ रिलेशन भी आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर कि इनमें क्या रिलेशन होता है, जितने भी आपने यूनिट वेट पढ़े हैं। तो देखिए यहाँ पर गामा एस इज ग्रेटर देन, ये गामा एस का मतलब है यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड इज ग्रेटर देन गामा सैचुरेटेड सॉइल के लिए, फिर गामा बल्क, फिर आपका यहां पर आ जाएगा ड्राई यूनिट वेट, और सबसे लास्ट में सैचुरेटेड सबमर्ज यूनिट वेट। तो ये रिलेशन भी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अच्छे से इसको याद रखना है, समझना है। गामा सैचुरेटेड सॉइल के लिए अगर हम बात करें, सॉइल सॉलिड का सबसे ज़्यादा है, अगर सॉलिड स्पेशली सॉलिड की बात की जाए तो सॉइल से वो ज़्यादा है। उस केस में अगर सॉइल की बात की जाए तो सैचुरेटेड कंडीशन में वेट जो है सबसे ज़्यादा निकल के आएगा। उसके बाद में क्योंकि वॉल्यूम कंसिडरेशन जो है सब में सेम है, वॉल्यूम सब में सेम है। वेट की अगर हम बात करें तो वेट इसमें देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें इस वाली कंडीशन में वाटर और सॉलिड का कंसिडरेशन भी सेम है, सॉलिड का कंसिडरेशन सेम है। बस ये देखना है कि वॉइड वाला जो पोर्शन है उसमें
कौन सा मटेरियल है, एयर है या वाटर है। इस वाले केस में जाएं तो इस वाले केस में आपका हो सकता है कि पार्शियली सैचुरेटेड हो, तो सॉलिड वाला कंसीडरेशन तो सेम है, सॉलिड का वेट तो इक्वल आ रहा है, लेकिन यहां पर वाटर और एयर हो सकती है, तो वाटर का जो अमाउंट है वो कम हो गया और एयर के वेट को हम कंसीडर करते ही नहीं है, तो ये वेट कम हो गया। ड्राई के केस में क्या हो जाएगा, ड्राई में कंप्लीटली क्या हो जाएगा, एयर ही हो जाएगा, तो एयर के कंसीडर नहीं करेंगे और यहां पर सॉलिड का सब में समान है। एंड सबमर्ज में और माइनस हो गया है, ठीक है, उसमें से गामा डब्ल्यू और माइनस कर दिया है, तो इस तरह से यहां पर ये रिलेशन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अब हम आंसर करेंगे किसका, यहां से आपके क्वेश्चन का, यूनिट वेट ऑफ कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल मास। तो किस तरह से करेंगे, अभी आपको पता है गामा बल्क मैंने लिखा था G प्लस एस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, उसका आंसर आपको उतने ही टाइम में करना है, वो केवल एक जस्ट इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि आप इस यूनिट वेट से कितने तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर कंप्लीटली सैचुरेटेड है तो इसको हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, सो G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। तो आंसर चेक कीजिए कौन सा मैच कर रहा है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वैलिड रेंज फॉर एस, एस यहां पर क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, वैलिड रेंज फॉर एस द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ सॉइल इन परसेंटेज इज, मृदा की संतृप्ति एस की मात्रा के लिए वैध प्रतिशत में कितना होता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन क्या है कि पहले तो आपको इसको समझना होगा कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन की अगर बात की जाए, यह किसी भी सॉइल के लिए यह प्रदर्शित करता है कि उसके कितने परसेंट वॉइड में, कितने प्रतिशत वॉइड में, कितने परसेंट वॉइड में पानी से, कितने परसेंट वॉइड पानी से भर चुके हैं, पानी इनमें है। यदि सभी वॉइड्स पानी से भरे हुए हैं तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 1 होती है, यदि कि सभी वॉइड्स एयर से भरे हुए हैं तो ये कंडीशन कौन सी है, ड्राई कंडीशन, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 0 होती है। और इसको टेक्निकली कैसे डिफाइन किया जाता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो इनटू 100, ठीक है। ये है डिग्री ऑफ सैचुरेशन जिसको हमने एस बोला। अब इसका आपसे रेंज पूछा है, परिसर पूछा है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड में क्या रिलेशन हो सकता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ये भी अभी आपने ये फेज डायग्राम देखा था, सॉलिड्स, वाटर एंड एयर, एंड ये है वॉल्यूम ऑफ वॉइड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो सॉलिड का यहां कोई कंसीडरेशन नहीं है, इस वॉइड में कितना परसेंट वाटर है, तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ वॉइड किसी कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ वाटर से कम हो सकता है, ऐसी कंडीशन कभी बन सकती है, इसमें ये कंडीशन कभी बन सकती है कि वाटर का वॉल्यूम वॉइड से ही ज्यादा हो गया, वॉइड से ज्यादा हो चुका है, क्या ऐसी कंडीशन बन सकती है इसमें। तो आप बोलोगे सर ऐसी कंडीशन वॉइड में तो नहीं बनेगी, पूरे सॉइल मास में हो सकती है, लेकिन वॉइड के केस में कि यहां पर ये जो वॉइड वाला जो कंसीडरेशन है कि वॉइड में जितना वाटर होगा उसकी अगर हम बात करें तो ये कंसर्न यहां पर नहीं हो सकता। वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर हो सकता है और उससे कम हो सकता है, और कम का मतलब कितना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो 0 हो सकता है। इससे नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव कंसीडरेशन कुछ है नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इट इज इक्वल टू लेस देन एंड इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड, एंड यहां पर इसकी वैल्यू 0 तक भी हो सकती है। तो अगर हम यहां पर देखें ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर है तो 100% हो जाएगा, और अगर ये 0 है तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो परसेंटेज में जो इसकी लिमिट होगी कितनी हो जाएगी, 0 से 100। देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों का अंतर समझना है हमको कि यहां पर ये कह रहा है कि ये 0 नहीं है और ये 100 नहीं है, 0 और 100 वाली वैल्यू को नहीं लिया है,
इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर हमेशा वॉल्यूम ऑफ वॉइड से कम रहेगा, उसके बराबर नहीं हो सकता। तो ये कंसीडरेशन हमारा गलत हो गया। और इसका मतलब यहां पर है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो 0 नहीं होगा। तो ड्राई केस में तो वॉल्यूम ऑफ वाटर होता ही नहीं है, तो ये कंसीडरेशन भी हमारा क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। तो ये ऑप्शन यहां से गलत हो जाएगा। तो फिर रिमेनिंग यहां पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो किस तरह से आंसर को टिक करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए सॉइल हैज ए बल्क डेंसिटी ऑफ 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब and water content 10%. The dry density of soil in kilonewton per meter cube is, ड्राई डेंसिटी पूछा है और बल्क डेंसिटी दे रखा है और उसके अलावा वाटर कंटेंट भी दे रखा है। किसी मृदा का स्थूल घनत्व 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब है और जलांश कितना दे रखा है, 10%। तो मृदा का शुष्क घनत्व ज्ञात कीजिए, ड्राई यूनिट वेट ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले इसका प्रीफेस देख लेते हैं। गामा बल्क इज इक्वल टू जी प्लस एस ई। मेरे पास बस यही फॉर्मूला है, मैं बस इसी पे काम करता हूं और जो मैनिपुलेशन करने हैं उसको करके देख लेते हैं। 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू। चलिए कोई बात नहीं। इसके अलावा ड्राई पूछा है तो गामा ड्राई ड्राई यहां से अगर देखें तो इसको हमको क्या कर देना है, इसमें 0 कर देना है। तो वो हम करके यहां इस फॉर्मूले को लिखेंगे जी अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, यही ठीक है। यहां से हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि जो क्वेश्चन है उसमें हमको W की वैल्यू दे रखी है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू दे रखी है, बट एक कंसर्न है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है और उस कंसर्न को हमको समझना होगा। तो देखिए हमको यहां पर वाटर कंटेंट दे रखा है, वॉइड रेशियो का कंसर्न नहीं है, तो इसलिए हमको ये जो फॉर्मूले हैं इनको वाटर कंटेंट में थोड़ा चेंज करना होगा। देखिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है W इज इक्वल टू दैट इज वाटर कंटेंट, W इज इक्वल टू S इंटू ई बाय जी, जहां से हम S इंटू ई को लिख सकते हैं वाटर कंटेंट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी जी। तो जो आपको यहां पर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है गामा बल्क इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, G प्लस यहां पर अब ऐसी की जगह क्या लिख दूं, W इंटू जी अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। देखिए फॉर्मूला में डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, बट यहां पर आपको यह देखना है कि कई बार जब फॉर्मूला दिमाग से मिसप्लेस हो जाए तो उसको बनाना कैसे, और विद इन मिनट या विद इन सेकेंड ये फॉर्मूला बन सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको कंसर्न पता होना चाहिए। तो यहां पर मैंने G कॉमन लिया, G इज इक्वल या G कॉमन लेने पर ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस डब्ल्यू और यहां हो जाएगा 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, अभी देखिए G इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई की जगह यहां क्या पुट कर सकते हैं हम, गामा ड्राई पुट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कुछ ऐसा नहीं बन रहा, G इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, एक कंसर्न तो ये है और ये ब्रेकेट 1 प्लस डब्ल्यू, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, और इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, गामा ड्राई पुट कर सकते हैं। सो गामा बल्क इज इक्वल टू गामा ड्राई 1 प्लस इंटू 1 प्लस डब्ल्यू। सो गामा ड्राई इज इक्वल टू गामा बी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। तो अब हमको क्या दे रखा है, बस उसी पे हमको फोकस करना है। सो यहां पर हमको दे रखा है, देखिए 22 तो हमको बल्क डेंसिटी दे रखा है एंड 10% मॉइस्चर कंटेंट दे रखा है और ड्राई यूनिट वेट पूछा है, तो डायरेक्टली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो गामा ड्राई इज इक्वल टू 22 गामा बी अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, जिसको हम क्या लिखेंगे 10% को 0.1। सो दिस इज 22 अपॉन 1.1। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, दैट इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो आंसर चेक कीजिए। सो 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई करना था, लेकिन पहले मुझे ये बताना है कि फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, तो कंसर्न ये देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये फॉर्मूले फ्रीक्वेंटली यूज होंगे और आपको देखने को यही मिलेगा कि प्रॉपर्टी और इनिशियल वाले जो चैप्टर हैं, इनिशियल चैप्टर जो हैं, स्टार्टिंग के चैप्टर हैं सॉइल के, से वहां से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार समझिए।
ए पिक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन। तो क्वेश्चन है पिक्नोमीटर का, क्या है ये? पिक्नोमीटर एक डिवाइस है जिसकी मदद से हम सॉइल के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉइल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनमें पिक्नोमीटर यूज होता है, उसके लिए जितने क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं वो सारे मैंने आपके लिए यहाँ पर रखे हैं। तो पिक्नोमीटर मेथड से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? पिक्नोमीटर मेथड से हम वाटर कंटेंट, पहली बात वाटर कंटेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर पिक्नोमीटर, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पिक्नोमीटर 900 ml की एक ग्लास की बोतल होती है तो उसका वॉल्यूम आपसे पूछा जा सकता है 900 ml, ठीक है। इसके अलावा यह मेथड उन सॉइल के लिए सबसे अच्छा होता है जिन सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको पहले से पता हो, जी, क्योंकि जो फॉर्मूला बनेगा उस फॉर्मूले में जी की वैल्यू को यूज करना पड़ेगा वाटर कंटेंट कैलकुलेट करने के लिए। नाउ यह एक लैब मेथड है, यह भी पूछा जा सकता है कि पिक्नोमीटर मेथड वाटर कंटेंट को कैलकुलेट करने का कैसा मेथड है? तो एक लैब मेथड है। कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यह मेथड सबसे अच्छा होता है, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए यह मेथड सबसे अच्छा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके कि पिक्नोमीटर वाटर कंटेंट को मेजर करने का एक मेथड है और ये उन सॉइल के लिए यूजफुल होता है जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको पहले से पता है। कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल है। 900 ml की एक ग्लास बोतल को इसमें यूज किया जाता है। पिक्नोमीटर मेथड से जो वाटर कंटेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो भी आपसे पूछा जा सकता है और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए इस फॉर्मूले को कैसे याद करना है। सो W वाटर कंटेंट इज इक्वल टू W माइनस W अपॉन W माइनस W इनटू, यहां क्या लिखेंगे जो टर्म है स्पेसिफिक ग्रेविटी वाली, G माइनस 1 अपॉन G माइनस 1, ठीक है। इस तरह से इस फॉर्मूले को लिखते हैं। अब आप ये कहोगे कि सर ये W माइनस W क्या है? तो बस आपको सीक्वेंस चलाना है, इस तरह से एक सीक्वेंस चलाना है। W1 W2 W3 W4 1 2 3 4 W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4 इंटू G माइनस 1 अपॉन G माइनस 1। तो ये फॉर्मूला है जो कि आपको यूज करना है। क्लियर? अब इस फॉर्मूले में आपको जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें आपको क्या नजर आ रहा है? स्पेसिफिक ग्रेविटी नजर आ रहा है। तो ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब आपको सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी पहले से पता हो। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर W1 W2 W3 W4 या आपको क्या दे रखे हैं? वेट दे रखे हैं पिक्नोमीटर के अलग अलग कंडीशन में। जैसे W1 क्या है? खाली पिक्नोमीटर का वेट है। W2 क्या है? पिक्नोमीटर प्लस मॉइस्ट सॉइल का वेट है। उसके बाद में W3 जो है वो है पिक्नोमीटर प्लस मॉइस्ट सॉइल प्लस बचे हुए खाली पिक्नोमीटर में अगर हम वाटर भर दें उसके साथ में, और W4 है कि पूरे पिक्नोमीटर में अगर पानी भर दिया जाए तब उसका कितना वेट होगा। तो इस तरह से ये पिक्नोमीटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन थे। तो पहला पॉइंट तो हमको ये पता लगा है कि ये वाटर कंटेंट को मेजर करने के काम आता है। दूसरा एक नोट लिखा हुआ है यहाँ नीचे कि पिक्नोमीटर का उपयोग स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। पिक्नोमीटर का उपयोग स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। सो इसका फॉर्मूला कितना होता है? G इज इक्वल टू W2 माइनस W1 अपॉन W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4, इस तरह से। तो जो आपका क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है बस वो इतना सा ही है कि पिक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन, पिक्नोमीटर को किस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? तो वाटर कंटेंट एज वेल एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टफनेस इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, चीमटपन सूचकांक की परिभाषा की जाती है किसके अनुपात में है? तो वो पूछा है आपसे। तो पहले हम टफनेस इंडेक्स को देखेंगे। सो टफनेस इंडेक्स IT इज इक्वल टू IP अपॉन IF। अब यहां IP क्या है, IF क्या है? IP है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, IP क्या है यहां पर? प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और IF क्या है? फ्लो इंडेक्स। ये तो है
प्लास्टिसिटी इंडेक्स और IFF फ्लो इंडेक्स। तो आपका जो क्वेश्चन है वो तो यहीं पे समाप्त हो जाता है, बस इस रेशियो को आपको ढूंढना है। बट इसके अलावा यह किसी भी सॉइल की प्लास्टिक लिमिट पर शियर स्ट्रेंथ को बताता है तथा इसकी वैल्यू 0 से लेकर 3 के बीच में होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टफनेस इंडेक्स की वैल्यू जो होती है वो 0 से 3 होती है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए इसको स्टार करके लिखना कि टफनेस इंडेक्स की वैल्यू 0 से 3 हो सकती है। इसलिए अब आपका आंसर क्या रहेगा इसमें, प्लास्टिक इंडेक्स टू कंसिस्टेंसी इंडेक्स, प्लास्टिक इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स, लिक्विडिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स एंड कंसिस्टेंसी इंडेक्स टू लिक्विडिटी इंडेक्स। तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लैक कॉटन सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर फाउंडेशन बिकॉज ऑफ इट्स, काली कपास मृदा नींव के लिए उपयुक्त नहीं होती है क्योंकि लो बियरिंग कैपेसिटी, कोहेसिव पार्टिकल्स, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज, ब्लैक इन कलर। देखिए ब्लैक कॉटन सॉइल, सबसे पहले ब्लैक कॉटन सॉइल होती क्या है? अगर हम बात करें तो ब्लैक कॉटन सॉइल एक एक्सपेंसिव सॉइल है। एक्सपेंसिव सॉइल, अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये समझ में आता है कि सर एक्सपेंसिव मतलब महंगी, महंगी से मतलब नहीं है। एक्सपेंसिव का मतलब होता है जिसके वॉल्यूम में बहुत चेंज हो विद द चेंज इन वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट को अगर चेंज किया जाए तो उसके वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा चेंज हो, ठीक है। और वो चेंज किसकी वजह से मिलता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक कॉटन सॉइल की स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी की वजह से, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी की वजह से इसको स्ट्रक्चर में यूज नहीं किया जाता है। मतलब यहां पर फाउंडेशन, मतलब कह सकते हैं कि अगर यहां पर किसी साइट पर ब्लैक कॉटन सॉइल है तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी कोई भी स्ट्रक्चर बनाने से पहले, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, एक्सपेंसिव नेचर है। एक्सपेंसिव नेचर का मतलब होता है लार्ज चेंज इन वॉल्यूम, लार्ज चेंज इन वॉल्यूम विद द चेंज इन वाटर कंटेंट। विद द चेंज इन वाटर कंटेंट की वजह से यहां वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चेंज होता है, जिसकी वजह से ये पानी की मात्रा अगर बढ़ाई जाए तो ये बहुत ज्यादा स्वेल कर सकती है, बहुत ज्यादा इसका वॉल्यूम बढ़ सकता है, और पानी को अगर निकाल दिया जाए तो बहुत ज्यादा श्रिंक कर सकती है, मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो सकता है। और इसका एकमात्र रीजन और है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि इसका रीजन क्या है। रीजन की अगर हम बात करें तो रीजन है इसका, ये सब आपको पता है, मॉन्ट मोरिलोनाइट मिनरल। मॉन्ट मोरिलोनाइट मिनरल की वजह से ये सब कुछ होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लैक कॉटन सॉइल की स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी की वजह से इसको फाउंडेशन में यूज नहीं किया जाता है। स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी किसकी वजह से होती है, मॉन्ट मोरिलोनाइट मिनरल की वजह से। ये कैसी सॉइल है, एक्सपेंसिव सॉइल। एक्सपेंसिव सॉइल क्या होती है, जिसके वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चेंज होता हो। तो इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर कर सकते हो यहां से, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की वजह से इसको हम फाउंडेशन में यूज नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन सॉइल मास। तो जो कह रहा है वैसे के वैसे हम इसको लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको मैं लिखता जा रहा हूं यहां पर, इन ए सॉइल मास, देन द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो रेस्पेक्टिवली। पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो का आपसे वैल्यू पूछा है। सो व्हाट इज द पोरोसिटी एंड व्हाट इज द वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो क्या होता है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। वॉइड रेशियो दैट इज E, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। एंड दूसरा
वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम VT, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। चलिए, तो यहां से ये हमारे पास में डेटा है और उस डेटा को पुट करते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दोनों इक्वल हैं। सो यहां से हमको वॉइड रेशियो की वैल्यू मिल रही है कितनी, 1। एंड पोरोसिटी, पोरोसिटी कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड एंड टोटल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यही तो होता है। और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो बराबर है तो इसको मैं ये नहीं लिख सकता, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड, दोनों को मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड मान लेता हूं। तो यहां से ये कैंसिल आउट होके ये कितना हो जाएगा, नीटा इज इक्वल टू 1/2, दिस इज 0.5। इस तरह से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहां से आंसर तो हमारे पास में आ गया है, लेकिन एक बात और समझ सकते हैं हम यहां से कि नीटा का जो फॉर्मूला आया है, पोरोसिटी का जो फॉर्मूला आया है, इसको हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करें। मैनिपुलेट करने का मतलब, अगर मैं इसको लिखूं यहां से 1 अपॉन नीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन पोरोसिटी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला चेंज होकर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। उल्टा कर दिया बस मैंने, और कुछ नहीं किया है। और आगे इसको सॉल्व करें तो यहां हो जाएगा 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। देखिए 1 अपॉन पोरोसिटी इज इक्वल टू 1 प्लस, और इसको क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड को। फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले लिखा था हमने, वॉइड रेशियो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। मतलब ये जो टर्म है ये 1 अपॉन ई को डिनोट कर रही है। तो यहां से एक रिलेशन निकल के आ सकता है कि 1 अपॉन नीटा इज इक्वल टू ई प्लस 1 अपॉन ई, और यहां हम लिख सकते हैं पोरोसिटी इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई। ये भी एक रिलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट पोरोसिटी और वॉइड रेशियो में, जो आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा दोनों को कंपेयर करें, वॉइड रेशियो और पोरोसिटी। ये देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉइड को यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, और यहां बताया जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड विद रेस्पेक्ट टू द टोटल वॉल्यूम। तो कंसर्न तो दोनों का ही सेम है, कंसर्न तो यहां पर दोनों का ही सेम है, और वो सेम कंसर्न क्या है, वॉइड्स को बताना, वॉइड्स के रिगार्डिंग कुछ बात करना। यहां वॉइड रेशियो भी वॉइड्स के बारे में बता रहा है, यहां पोरोसिटी भी वॉइड्स के बारे में बता रहा है कि वॉइड कितने हैं। एक बता रहा है सॉलिड के रेस्पेक्ट में, एक बता रहा है टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। वॉइड रेशियो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के रेस्पेक्ट में वॉइड को बता रहा है, और जबकि यहां पर पोरोसिटी टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम ऑफ वॉइड को बता रहा है। तो कंसर्न तो दोनों का सेम है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि पोरोसिटी और वॉइड रेशियो में से मोर ऑथेंटिक पैरामीटर कौन सा है जो कि इस वॉइड्स की इंफॉर्मेशन हमको अच्छे से दे, और उसका मोर ऑथेंटिक पैरामीटर जो है सॉइल के केस में वो है वॉइड रेशियो। क्यों, क्योंकि यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वो एक कांस्टेंट पैरामीटर है, वो चेंज नहीं होता है। इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास या टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, ये चेंज हो सकता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड चेंज होने पर। तो ये चेंज हो सकता है, लेकिन ये चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पोरोसिटी के बजाय वॉइड रेशियो एक ज्यादा रिलायबल पैरामीटर है। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, जैसे डिस्कस कर चुके हैं बट फिर भी आप लिख लीजिए, S इंटू ई इज इक्वल टू W इंटू जी। गामा बल्क इज इक्वल टू क्या होगा, G प्लस S इंटू ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा W। सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या हो जाएगा, यहाँ इसको S को 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा W। दिस इज गामा सैचुरेटेड। ड्राई क्या हो जाएगा, गामा ड्राई, इसमें S की वैल्यू को जीरो कर दें तो ये हो जाएगा G इंटू गामा W अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है। सिमिलरली गामा सबमर्ज क्या हो जाएगा, तो गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W अगर हम करेंगे तो ये फॉर्मूला जाएगा। गामा सैचुरेटेड में से अगर गामा W माइनस करें
तो फॉर्मूला आएगा G माइनस 1 अपॉन गामा W अपॉन 1 प्लस ई। ई इज इक्वल टू क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले ये डेराइव किया है 1 नीटा अपॉन 1 माइनस नीटा। पोरोसिटी और ई में रिलेशन देखा तो यहाँ ई के इक्वल रख दिया इसको, और पोरोसिटी इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब आप एम्बैकमेंट और बोरोपिट वाले जो क्वेश्चन करते हो कि आपको किसी गड्ढे से मिट्टी को खोदकर एम्बैकमेंट बनाना है, तो उस केस में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड दोनों जगह क्या होते हैं, सेम होते हैं। सॉलिड का वॉल्यूम जितना बोरोपिट में था जहां से आपने मिट्टी को खोदा है और एम्बैकमेंट में लेके गए हो, वहां पर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास तो चेंज हो सकता है, क्योंकि हम गड्ढे से बोरोपिट से मिट्टी को खोद कर ले गए, एम्बैकमेंट में डाला है, वहां पर कॉम्पैक्शन कर दिया, तो कॉम्पैक्शन करने से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड चेंज हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड चेंज नहीं होगा। तो जितना बोरोपिट में था उतना ही ये कहां होगा, उतना ही ये कहां पर होगा, एम्बैकमेंट में होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेरिवेशन नहीं करवा रहा, बट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस ई। वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस ई। और इससे कंसर्न आ जाता है फिर कि यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोरोपिट और एम्बैकमेंट में दोनों जगह सेम रहेगा, इसलिए वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास एम्बैकमेंट सो V1 अपॉन 1 प्लस E1 इज इक्वल टू V2 अपॉन 1 प्लस E2। ये कहानी है बोरोपिट की BP, और ये कहानी है एम्बैकमेंट की। तो ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको कुछ भी दे सकता है, कुछ पूछा जा सकता है, जैसे वॉल्यूम V1 दे दिया हो, बोरोपिट में सॉइल मास का वॉल्यूम दे दिया हो, उसका वॉइड रेशियो दे दिया हो, और एम्बैकमेंट में आपको वॉइड रेशियो दे दिया हो और पूछा हो कि कितने सॉइल मास की रिक्वायरमेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरीके से वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ सॉइल मास अपॉन 1 प्लस W, वेयर W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाटर कंटेंट। नाउ गामा D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा बल्क अपॉन 1 प्लस W, वेयर W इज इक्वल टू वाटर कंटेंट। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपकी शायद हेल्प करें एग्जाम में, SSC के एग्जाम में जो आने वाला है। इन फॉर्मूले पे जरूर फोकस करना है आपको। नाउ आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत कथन बताइए, इसमें गलत कथन क्या है। बल्किंग ऑफ सैंड, जितने भी ऑप्शन हैं उनमें बल्किंग ऑफ सैंड की बात की है। तो पहले इस बल्किंग ऑफ सैंड को समझते हैं। सो व्हाट इज द बल्किंग ऑफ सैंड? देखिए, आप जब कॉम्पैक्शन करते हो तो कॉम्पैक्शन के टाइम पे आप मॉइस्चर ऐड करते हो। आपने दो तरह के सॉइल पर अलग अलग तरह का कॉम्पैक्शन टेस्ट देखा होगा या कॉम्पैक्शन बिहेवियर देखा होगा कॉम्पैक्शन के टॉपिक में। जब भी हम सैंड की बात कर रहे हैं, स्पेशली सैंड की बात कर रहे हैं, जब हम सैंड में मॉइस्चर ऐड करते हैं तब क्या होता है कि यहां पर इस मॉइस्चर की एक लेयर बन जाती है, सैंड पार्टिकल के ऊपर एक लेयर बन जाती है। सैंड पार्टिकल के ऊपर मॉइस्चर की क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है। और जब लेयर बनती है तो उसकी वजह से पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस भी बढ़ती है। जैसे पहले दो पार्टिकल थे, जब इनके बीच में कोई वाटर नहीं है, लेकिन जब आपने इसमें वाटर ऐड किया तो इन दोनों पार्टिकल के बीच में क्या हो गया, डिस्टेंस क्रिएट हो गया है वाटर की वजह से। एक तो वाटर की फिल्म ही बन गई, इनके ऊपर वाटर की फिल्म बन गई और इनके बीच की स्पेसिंग भी बढ़ गई। तो अगर हम टोटल अरेंजमेंट की बात करें, टोटल अरेंजमेंट में इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो टोटल अगर अरेंजमेंट की बात करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल कौन सी है, सैंड, वो सडनली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सैंड जो है वो सडनली इंक्रीज हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। इसी को हम क्या बोलते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड। एक टाइम तक
लेकिन जैसे जैसे आप वाटर ऐड करते जाओगे और ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगी, फिल्म एक टाइम पे ब्रेक हो जाएगी और ब्रेक होने के बाद में फिर इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो यहां इस वजह से अगर हम बात करें फॉर सैंड अगर हम ड्राई डेंसिटी वर्सेस मॉइस्चर कंटेंट का कर्व प्लॉट करें, दिस इज ड्राई डेंसिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट का कर्व प्लॉट करें तो देखिए इनिशियली क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अब हम केवल एक बात करेंगे कि ड्राई डेंसिटी जो है गामा डी इज इक्वल टू गामा वी अपॉन गामा बल्क अपॉन 1+W, इस पर डिपेंड कर रहा है। मेनली किस पर डिपेंड कर रहा है, गामा बी पर, बल्क यूनिट वेट पर। अब अगर हम बात करें ड्राई यूनिट वेट और मॉइस्चर कंटेंट की रिलेशन अभी चेक करना है, तो यहां से आप देखिए एक बार कि जब हम इनिशियली वाटर ऐड करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो सडनली इंक्रीज होता है, और जब वॉल्यूम सडनली इंक्रीज होगा तो गामा बी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, देखिए वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट में इतना चेंज नहीं होता है, वेट में इतना चेंज नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम में सडनली चेंज हो जाता है। वेट इतना इंक्रीज नहीं हो रहा लेकिन वॉल्यूम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो ये गामा बी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब ये गामा बी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। गामा बी डिक्रीज होगा तो इनिशियली ये कर्व नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन एक पॉइंट पे आते आते जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट आप बढ़ाते जा रहे हो, सैंड के लिए मॉइस्चर कंटेंट आप बढ़ाते जा रहे हो, तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि फिल्म जो है ब्रेक हो जाएगी, और जब ब्रेक हो जाएगी तो अब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सॉरी वॉल्यूम जो है अब डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होगा तो अब यहां से गामा भी बढ़ने लग जाएगा, और गामा भी बढ़ेगा तो ड्राई यूनिट वेट भी बढ़ेगा। तो इस तरह से ये कर्व कुछ इस तरह का बनता है। ये कर्व इस तरह का बनेगा सैंड के लिए। तो इस पॉइंट पर आकर यहां ड्राई यूनिट वेट जो है वो मिनिमम हो जाएगा, गामा डी मिनिमम। ये लगभग आपका अगर मॉइस्चर कंटेंट देखा जाए, ये मॉइस्चर कंटेंट देखा जाए तो 4 से 5% होता है, ये लगभग 4 से 5% मॉइस्चर कंटेंट पर ये ऑब्जर्व होगा। इसके बाद में, और यहां पर अगर आप कहोगे तो क्या मैक्सिमम बल्किंग है, यहां पर मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सैंड, क्योंकि इससे ज्यादा वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता, फिर उसके बाद में वो फिल्म टूट जाती है और फिर बढ़ने लग जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें कि यहां पर जो है गामा डी मैक्सिमम हो रहा है, तो ये है गामा ड्राई मैक्सिमम, और ये है OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, जिस पर जो ड्राई डेंसिटी है वो मैक्सिमम है। तो अब इस स्टेटमेंट को एक बार पढ़ेंगे और इसका आंसर करेंगे। होप सो कि आपके ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए, बल्किंग ऑफ सैंड कैन अप टू 40%, एग्जैक्टली जो बल्किंग ऑफ सैंड है उसका मतलब बल्किंग ऑफ सैंड की वजह से जो वॉल्यूम है मैक्सिमम वो कितना बढ़ सकता है, 40% तक बढ़ सकता है। वो इस केस की बात कर रहे हैं, यहां पर वॉल्यूम 40% तक बढ़ सकता है। नाउ बल्किंग ऑफ सैंड इज कंसीडर्ड इन वेट, बल्किंग ऑफ सैंड इज मैक्सिमम एट 4.6% मतलब इसका यहां पर 4 से 5% की कोई बीच की वैल्यू ले ली। 6% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, ये भी बिल्कुल सही है। सो A and B आर करेक्ट। नाउ बल्किंग ऑफ सैंड इज कंसीडर्ड इन वेट वैचिंग ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स। बल्किंग ऑफ सैंड को कंसीडर नहीं किया जाता है जब हम वेट वैचिंग करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा यहां पर। नाउ बल्किंग ऑफ सैंड अकर्स ड्यू टू फ्री मॉइस्चर फिल्म फॉर्मेशन ऑफ ओवर सैंड ग्रेन। सैंड के पार्टिकल के ऊपर फिल्म बनने से ही ये क्या होता है, बल्किंग ऑफ सैंड देखने को मिलता है। सो यहां पर जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये ऑप्शन सी है। तो आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो यहां से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट ये कैसा है, गलत है। तो इस तरह के आंसर को इस तरह के क्वेश्चन के किस तरह से आंसर किए जाते हैं, थोड़ा सा उस पर आप गौर फरमाइएगा। चलिए नेक्स्ट, ग्रेवल एंड सैंड बिलोंग्स टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सॉइल। ओके, ग्रेवल एंड सैंड, कोर्स ग्रेन सॉइल, ग्रेवल एंड सैंड, मेरे दिमाग में तो यही आया कि दीज आर दी कोर्स ग्रेन सॉइल। बजरी और बालू मृदा निम्नलिखित में किस श्रेणी में आते हैं? हिंदी से तो समझ में आ गया, चलो बजरी और मृदा कहाँ मिलते हैं, नदियों में मिलती है, ठीक है, वो तो ठीक है। देखिए पहले मैं ऑप्शन को देखूंगा यहाँ पर,
ग्रेवल और सैंड मैंने फाइंड कर लिया कोर्स ग्रेन सॉइल, ठीक है, ये कोर्स ग्रेन सॉइल है। इसके अलावा ऑप्शंस को पढ़ते हैं। मरीन सॉइल मतलब जो ओशियन एंड सी में मिलेगा, और इसमें अगर हम बात करें स्पेशली तो ये क्ले, स्टिकी क्ले, हाई प्लास्टिक क्ले होती है इसमें, तो मतलब फाइन। कोहेसिव तो नेचर ही नहीं है, कोर्स ग्रेन सॉइल है, ये कोहेजन लेस सॉइल है, दीज आर कोहेजन लेस सॉइल। ये कैसी सॉइल है? कोहेजन लेस सॉइल है, तो ये ऑप्शन भी हमारे केस में काम नहीं आ रहा। एक्सपेंसिव सॉइल अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जिनके वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चेंज हो, लेकिन ऐसा यहां पर ग्रेवल और सैंड में ऐसा नहीं होता। देखिए बल्किंग ऑफ सैंड एक अलग केस है, एक फिनोमेना है, लेकिन उसके बाद में उसका वॉल्यूम चेंज भी होता है, एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट के बाद में उसका वॉल्यूम ऑफ चेंज हो जाता है। आप बोलोगे सर यहाँ पर सैंड से, अभी थोड़ी देर जस्ट पहले हम बल्किंग ऑफ सैंड का क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो उसमें आपने कहा था कि सैंड का वॉल्यूम जो है सडनली चेंज हो जाता है, तो उसको एक्सपेंसिव सॉइल की कैटेगरी में रखेंगे या नहीं रखेंगे। देखिए चेंज होने का मतलब है कि आप मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाते जा रहे हो तो उसका वॉल्यूम जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। एक टाइम पे चेंज, वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे एक टाइम पे चेंज हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो सैंड को हम यहाँ एक्सपेंसिव सॉइल की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, जैसा कि हमने ब्लैक कॉटन सॉइल को यहाँ पर रखा था। ब्लैक कॉटन सॉइल के केस में क्या होता है कि मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ाइए, उसका वॉल्यूम लगातार बढ़ता जाएगा, मॉइस्चर कंटेंट को हम कम कीजिए तो उसका वॉल्यूम लगातार कम होता जाएगा। नाउ अलुवियल सॉइल का मतलब होता है रिवर में जो सॉइल पाई जाती है, या रिवर की वजह से जो सॉइल उसके ऑफशोर एरिया मतलब बैंक में मिलती है, किनारों पे जो मिलेगी या उसके बेड पे जो मिलती है, वो जो सॉइल होती है वो अलुवियल सॉइल होती है, और वो जनरली कोर्स ग्रेन टाइप की ही सॉइल होती है, मतलब ग्रेवल और सैंड टाइप की ही सॉइल होती है। तो इसलिए इसका आंसर चला जाएगा आपका बी। तो हर पॉइंट को थोड़ा सा बारीकी से समझने की बहुत ज़रूरत है। एसएससी 2014 इवनिंग में आया हुआ है क्वेश्चन। नाउ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो कुछ टेस्ट के नाम दे रखे हैं यहाँ पर, और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के लिए पूछा है। जैसे आपसे पूछा है ट्राई एक्सियल टेस्ट, तो ये आपको पता है किसके लिए किया जाता है, शियर के लिए, शियर स्ट्रेंथ के लिए। ये शियर स्ट्रेंथ के लिए टेस्ट है। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन टेस्ट। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट आपको पता है कॉम्पैक्शन के लिए किया जाता है, कॉम्पैक्शन में किया जाता है, नॉट कॉम्पैक्शन के लिए, कॉम्पैक्शन से रिलेटेड है। कंसोलिडेशन टेस्ट ये सेटलमेंट के लिए, ये सेटलमेंट को देखने के लिए किया जाएगा। एंड हाइड्रोमीटर टेस्ट, ये हाइड्रोमीटर परसेंटेज फाइनर कैलकुलेट करने के लिए, जो फाइन सॉइल होती है क्ले वगैरह, उनके लिए आपको यहाँ परसेंटेज फाइनर कैलकुलेट करने के लिए ही, मेजर करने के लिए किया जाता है। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो है वो आपके कॉम्पैक्शन से रिलेटेड होता है, मतलब जहां पर ऐसा मॉइस्चर कंटेंट जहां पर ड्राई डेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है, उसको हम बोलेंगे ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, और उसका आंसर हो जाएगा फिर यहाँ से आपको स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट को कैलकुलेट या डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। नाउ चलिए तो इस क्वेश्चन को पढ़िए। रैनकैन थ्योरी फॉर एक्टिव अर्थ प्रेशर इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन, जो रैनकैन थ्योरी है उसके लिए यहाँ पर कुछ अजम्पशंस दे रखे हैं उससे रिगार्डिंग, तो आपको इनमें से चेक करना है कि कौन सा अजम्पशन सही है। और ये लेटरल अर्थ प्रेशर के लिए ये थ्योरी दी गई थी, तो उसमें से हमको चेक करना है। रिटेन्ड मटेरियल इज होमोजीनियस एंड कोहेजनलेस। रिटेन्ड मटेरियल मतलब सॉइल, उसको कैसे कंसीडर किया था, होमोजीनियस एंड कोहेजनलेस, तो बिल्कुल सही है ये। रैनकाइन ने जो भी रिटेन्ड मटेरियल था उसको होमोजीनियस एंड कोहेजनलेस माना था। कोहेजनलेस का मतलब केवल और केवल 5 फैक्टर को, सी फैक्टर को इसने 0 कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, द फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बिटवीन रिटेनिंग वॉल एंड द रिटेनिंग मटेरियल इज नेग्लेक्टेड। दोनों के बीच में, रिटेनिंग स्ट्रक्चर और जो मटेरियल है दैट इज सॉइल, तो इसके बीच में जो फ्रिक्शन फैक्टर है कि ये भी कुछ ना कुछ इसके स्लिपेज को रजिस्ट करेगा, उसको इसने इग्नोर कर दिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहले और दूसरा ऑप्शन तो सही है। द फेलियर ऑफ द रिटेन्ड मटेरियल टेक्स
takes place along a plane called as rupture plane. Failure of the retained material takes place along a plane called as rupture plane. बिल्कुल, जिस प्लेन के अलोंग फेलियर हो रहा है उसको इसने माना था रप्चर प्लेन, उसका नाम दिया था रप्चर प्लेन। तो रैनकैन थ्योरी में जितने भी अजम्पशन यहाँ पर यूज किए गए हैं वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं, मतलब सारे तो क्या पर जितने भी ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं वो रैनकैन थ्योरी से रिलेटेड ही हैं। सो ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द कोफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर फॉर कोहेजनलेस ग्रेनुलर सॉइल इज रिप्रेजेंटेड बाय, ससंजत रहित कण में मिट्टी का निष्क्रिय पृथ्वी का दाब गुणांक किससे दर्शाया जाता है? पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए कोफिशिएंट केपी पूछा है और वेरी सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला है। वैसे तो यहाँ पर सारे फॉर्मूले दे रखे हैं तो मैं एक बार लिख देता हूँ उसको, केपी इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो इसमें से एक बार इसको अगर मैच करें तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन ए ही जा रहा है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। और इसका जस्ट उल्टा एक्टिव अर्थ प्रेशर इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये जरूर कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपको थोड़ा सा ढंग से इसका आंसर करना है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो कई बार ये समझ में नहीं आता कि ऊपर प्लस था या नीचे प्लस था, तो ये कंफ्यूजन आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, दैट इज शियर स्ट्रेंथ इन प्लास्टिक अनड्रेन्ड क्ले इज ड्यू टू, शियर स्ट्रेंथ इन प्लास्टिक अनड्रेन्ड क्ले इज ड्यू टू। देखिए प्लास्टिक अनड्रेन्ड क्ले, क्ले की बात की जा रही है यहां पर। अब जब क्ले की बात होती है और जो भी कैसी है प्लास्टिक अनड्रेन्ड है, तो यहां जो फाई की टर्म है उसको आप 0 कर दीजिए। फाई का मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल। सो इंटरग्रेनुलर फ्रिक्शन इसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, इंटरनल फ्रिक्शन दैट इज फाई। क्ले में जो शियर स्ट्रेंथ का डोमिनेटिंग पैरामीटर है वो होता है कोहेजन। यहां पर अलग अलग, क्योंकि आपको तो पता है कि जो शियर स्ट्रेंथ है किसी सॉइल में, शियर स्ट्रेंथ के मेन रीजन जो हैं वो तीनों हैं ये। अब इंटरग्रेनुलर फ्रिक्शन किस में होता है, इंटरनल फ्रिक्शन किस में होता है, कोहेजन किस में होता है। तो अगर हम बात करते हैं तो C5 जो सॉइल होती है, C5 सॉइल में ये सब देखने को मिलेगा आपको। लेकिन 5 सॉइल है तो उसमें केवल और केवल आपको इंटरनल ग्रेनुलर फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर क्लेई सॉइल है और क्लेई सॉइल में केवल और केवल आपको कोहेजन देखने को मिलेगा, कोहेजन की वजह से शियर स्ट्रेंथ ऑब्जर्व होगी। सो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आया हुआ है। नाउ which of the following expression represent the relative compaction of soil where variable have their standard meanings? निम्न में से कौन सी अभिव्यक्ति मृदा की सापेक्ष सघनता का प्रतिनिधित्व करती है जहां चारों वेरिएबल के मानक अर्थ हैं? रिलेटिव कॉम्पैक्शन, रिलेटिव कॉम्पैक्शन ये जो है ड्राई डेंसिटी का रेशियो होता है। रिलेटिव कॉम्पैक्शन का मतलब होता है ड्राई डेंसिटी का रेशियो। अब एक ही सॉइल सैंपल की दो ड्राई डेंसिटी कैसी होगी, मतलब आपने लैब में टेस्ट किया होगा और आपने फील्ड में कॉम्पैक्शन किया होगा, तो दोनों अलग अलग केस में एक ही सॉइल सैंपल के लिए आपको ड्राई डेंसिटी का रेशियो फाइंड करना है। तो बस आपको ये देखना है कि ये जो रेशियो होता है एक ही सॉइल सैंपल के लिए, लेकिन ये ड्राई डेंसिटी होती है फील्ड में और ये होती है लैब में। So dry density achieved on the field upon dry density achieved in laboratory, इसका जो रेशियो होगा इसको हम बोलेंगे यहां पर कॉम्पैक्शन, सॉरी रिलेटिव कॉम्पैक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम? रिलेटिव कॉम्पैक्शन। तो ऑप्शन ए में क्या दे रखा है? गामा डी ऑन फील्ड अपॉन गामा डी मैक्सिमम एंड लेबोरेटरी। ठीक है, तो यही ऑप्शन यहां पर करेक्ट जा रहा है, ऑप्शन ए, क्योंकि यहां मैक्सिमम लेबोरेटरी अपॉन फील्ड दे रखा है। यहाँ मतलब कहने का मतलब क्या है कि मैक्सिमम हम कितना जा सकते हैं लेबोरेटरी में, और फील्ड में आपने कितना कॉम्पैक्शन किया है जिससे कि गामा डी कितना हो पाया है, तो वो आपको बताएगा रिलेटिव कॉम्पैक्शन को, कि मैक्सिमम के लिए इतना कॉम्पैक्शन करना था लेकिन आपने इतना किया है। अगर मैक्सिमम के बराबर कर दिया
तो वो हो जाएगा 100% कॉम्पैक्शन आपने किया है। चलिए, तो नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉइल प्रैक्टिस सेट। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट इज द अजम्पशन मेड अबाउट बैक ऑफ वॉल इन द रैनकाइन्स थ्योरी ऑफ अर्थ प्रेशर। वॉल के रिगार्डिंग पूछा है, बैक ऑफ वॉल। बैक ऑफ वॉल के रिगार्डिंग मतलब ये जो रैनकाइन थ्योरी है दीवार के पृष्ठ के बारे में बात कर रही है कि वो कैसा था, प्लेन था, रफ था, वर्टिकल था, स्मूथ था, किस तरह से उसका आंसर करना है। तो रैनकाइन थ्योरी में इस वॉल को पहली बात तो हमने स्मूथ माना था, जैसे रिटेनिंग मटेरियल है और ये रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, तो पहली बात तो इसको हमने स्मूथ माना था। कैसा माना था? स्मूथ। और इसके अलावा इसको हमने वर्टिकल माना था रैनकाइन थ्योरी में। स्मूथ एंड वर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कंफ्यूजन होता है, कई बार एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में, और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं मैंने इसीलिए रखे हैं यहाँ पर कि जिनसे कि आपको आइडिया लगे क्वेश्चन किस तरह का आ रहा है एग्जाम में। तो यहाँ पर प्लेन एंड रफ, तो रफ गलत हो गया है। प्लेन एंड स्मूथ, स्मूथ ठीक है पर प्लेन की यहाँ पर कोई बात नहीं की है। नाउ वर्टिकल एंड रफ, ये भी गलत हो गया। एंड वर्टिकल एंड स्मूथ, तो ये ऑप्शन जो है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन एंड जो प्रॉपर्टी वाला जो चैप्टर है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो कि किसी थ्योरी पर बेस्ड होंगे, ठीक है। और इतना आप यहां पर ऑब्जर्व करके देखिए कि इतने डेप्थ में कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। तो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि सॉइल का बेसिक क्या है। क्लियर? तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ सॉइल मैकेनिक्स BCTQ प्रैक्टिस सेट। So thank you so much and keep watching this.